नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से वीआईपी ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में कक्षा 9 से 12 तक के आपका जो टॉपिक चल रहा है समास किसे कहते हैं, उसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं और समास के जो दो भेद हैं, पहला अव्ययभाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। तो इन 3 से 4 क्वेश्चनों को हमने एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कि कर्मधारय समास होता क्या है। ठीक है, कर्मधारय समास की जो मुख्य बातें हैं वो हम यहाँ पर नोट करेंगे। पहली बात, कर्मधारय समास के अंदर क्या होगी कि यह जो समास होता है वो तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद होता है। ठीक है, यह समास क्या होता है, तत्पुरुष, जो हमने पीछे पढ़ा था कि तत्पुरुष होता क्या है, तत्पुरुष समास का उपभेद होता है। पहली बात आपने नोट की, उपभेद होता है। ठीक है, उपभेद मतलब एक प्रकार से इसी का ये पार्ट है, यानी कि जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। ठीक है, ये चीज कंप्लीट होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके और कुछ खास बातें कि कर्मधारय समास में होता क्या है। इसके अंदर पहला पद क्या होता है, प्रधान गौण होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेम तत्पुरुष समास जैसा ही है। जैसे मैंने बोला कि पहला पद क्या होगा, गौण होगा। ठीक है, यानी कि इसकी कोई ज्यादा महत्व नहीं होता पहले पद का। यहाँ पर मैं लिख दूं कि पहला जो पद है, पहला पद गौण होता है। आपने पिछली वीडियो में देखा है तत्पुरुष समास के अंदर भी ऐसा था कि पहला पद गौण होता है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और इसके अंदर जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान हम यहाँ पर लिखें। ठीक है, यही चीज हमने तत्पुरुष समास के अंदर पढ़ी थी पिछली वीडियो में। तो ये चीजें थी। अब उसके बाद ये होता है कि इसमें दोनों पदों के बीच में, ठीक है, आपको पता है कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आओगा कि दोनों पदों के बीच में जो कर्मधारय समास होता है, इसके अंदर 2 पद होंगे, तो दोनों पदों के बीच में क्या होगा, विशेषण व विशेष्य, विशेषण व विशेष्य पाया जाता है। ठीक है, यानी इनके दोनों पदों के बीच में क्या होता है, विशेषण या फिर विशेष्य पाया जाता है। अब आपको पता है कि विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है जो किसी भी की विशेषता बताता है। ठीक है, किसी भी उस पद की विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाएगा, किसी विशेष प्राणी, ठीक है, या फिर किसी वस्तु की अगर कोई विशेषता बताता है तो वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, और विशेष्य क्या होगा, जो विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की ही विशेषता बताए वो विशेष्य होगा। ठीक है, हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कर्मधारय समास का मैंने एक उदाहरण दिया, जो क्या है, पीताम्बर। ठीक है, बहुत ही आसान और कॉमन उदाहरण है। पीताम्बर क्या होगा, पीले रंग का वस्त्र। पीताम्बर क्या होता है, पीले रंग का वस्त्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि इस वाक्य के अंदर क्या यहाँ पर विशेषण विशेषता विशेष्य पाया जाता है, क्या विशेषण या विशेष्य है इस वाक्य के अंदर, तो ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो आप देखें कि जो पीले रंग का है, पीले रंग का क्या है, वस्त्र है। ठीक है, यानी कि वस्त्र की विशेषता क्या है, यहाँ पर वस्त्र की विशेषता है पीला होना। ठीक है, वस्त्र की विशेषता क्या है कि वो पीला है। तो यहाँ पर जो वस्त्र है वो वस्त्र क्या है, इसकी खास बात है पीला होना। तो जो विशेषण है वो आपका क्या होगा, पीला होगा। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, उसकी विशेषता ही विशेषण कहलाता है। तो इस वस्त्र की विशेषता है पीला और ये पीला क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि जो पीला है वो क्या है, पीला क्या है, वस्त्र है।
और यहाँ पर जो वस्त्र होगा वो क्या बनेगा, विशेष्य ही बनेगा। ठीक है, या फिर एक ऐसा कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाता है। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ऐसे हमें आपको विशेषण और विशेष्य इस वाक्य के अंदर इन दोनों पदों के बीच में पाया गया है, तब आप पता लगाएंगे ये कर्मधारय समास है। ठीक है, एक उदाहरण और लेता हूं मैं। नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल। ठीक है, अब यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम, यहाँ पर देखो संज्ञा क्या है, कमल है। ठीक है, और इस संज्ञा की खास बात क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि वो नीला है। ठीक है, तो संज्ञा की विशेषता क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पर जो नीला है वो विशेषण है। समझ में आई आपकी बात? गुड। अब जो विशेषण क्या है आपके पास, नीला। अब विशेषण की विशेषता क्या है, नीला कौन है, नीला कमल है। ठीक है, यानी कि विशेषण की विशेषता बताए, यानी डबल हो गया। पहले तो सर्वनाम की विशेषता बताओगा तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण। अब विशेषण की भी विशेषता बताएगा, वापस से वही संज्ञा आ गई और वो क्या कहलाएगा, विशेषण। यानी वस्त्र क्या है, एक संज्ञा है तो ये विशेष्य है, कमल संज्ञा है तो ये भी विशेष्य है। इन दोनों की खास बात है, एक पीला है एक नीला है, तो वे विशेषण कहलाएंगे। तो ऐसे वाक्य ही कर्मधारय समास का उदाहरण होते हैं। ठीक है, क्लियर? कर्मधारय समास आपका कंप्लीट होगा। अगला टॉपिक होगा आपका द्विगु समास, कि द्विगु समास होता क्या। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है। इसकी पहली विशेषता होगी कि ये भी, यह जो समास है यह भी तत्पुरुष समास का ही एक भाग है, तत्पुरुष समास का उपभेद है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जो मैंने कर्मधारय के अंदर बताया था वही चीज इसके अंदर होगी, कि जो पहला पद है, पहला पद क्या होगा, गौण होगा, और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने इस वीडियो में पढ़ी है पहले। तो यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ पहचान है, जैसे यहाँ पर कर्मधारय के अंदर आपने देखा कि दोनों पदों के बीच में विशेष्य विशेषण पाया जाता है, तो यहाँ पर भी इसकी कुछ एक अलग डेफिनेशन है। ठीक है, और वो डेफिनेशन है कि वहाँ पर संख्यावाची क्या मिलेगा, आपको विशेषण मिलेगा। इसके अंदर आपको संख्यावाची विशेषण आपको मिलेगा। यानी जब भी किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी पद के अंदर आपको संख्या मिलती है तो वो द्विगु समास का ही एक उदाहरण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया चौराहा। ठीक है, यानी चार राहों का समूह। ठीक है, जैसे मैंने लिया नवरत्नों का समूह। ठीक है, और मैंने लिया पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह। फिर आगे नौ ग्रहों का समूह, यानी कि 8 आठानों का समूह। तो ऐसे कुछ आपको पद मिलेंगे जिसके अंदर आपको संख्यावाची विशेषण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही कुछ उदाहरण द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर होगा कि द्विगु समास क्या होता है, जिसमें संख्यावाची विशेषण हो, जिसमें संख्याएं आती हो। ठीक है दोस्तों, जो आपका अगला नेक्स्ट समास का भेद है वह द्वंद्व समास। ठीक है, ये बहुत ही आसान है और जल्दी से समझ में आपको आएगा। तो इस समास के अंदर क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों को हम एक समान, यानी कि एक प्रकार से उन दोनों के पदों को व्यक्त करें। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखूं तो जैसे इसने बोला कि माता और पिता। ठीक है, तो ये डैश आपको मिलेगा और इसको हम यहाँ पर इनके बीच में और भी लगाकर व्यक्त कर सकते हैं। माता और पिता, ऐसे में दोनों प्रधान है, माता भी और पिता दोनों पद क्या है, प्रधान होंगे, तब वो द्वंद्व समास कहलाएगा। जिनके बीच में और आता है वो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे लाभ और हानि है, लाभ हानि हो गया।
उसके बाद आ गया नर नारी हो गया, ठीक है, नर नारी, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, और उसके बाद आ गया राम लखन या फिर लक्ष्मण, इसको लखन नहीं लिखे, ठीक है, राम लखन है। कुछ ऐसे उदाहरण, दाल रोटी है। यहाँ पर क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में और आता है तो वो द्वंद्व समास का ही एक उदाहरण बनता है, ठीक है। तो ये द्वंद्व समास भी आपका क्लियर है। तो बहुब्रीहि समास आपका अगला और आखिरी भेद है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि कोई पद, ठीक है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। यानी कि वो अलग, ठीक है, यानी कि जो आपको दिया है पद, उनको छोड़कर कोई अलग अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर लिया दशानन, ठीक है, दशानन। दशानन क्या होता है, इसको लिखेंगे 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, उसको क्या बोलेंगे, दशानन। अब यहाँ पर ये चीजें कोई मायने नहीं रखती, ठीक है, ये 10 आनन जिसके, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। और आपको पता है कि 10 आनन, आनन होता है मुख, आनन क्या होता है, मुख, और 10 मुख किसके थे, रावण के। यानी इस चीज को छोड़कर कोई अलग पद यानी अलग शब्द बनाया है तो वो क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। यानी इसका विग्रह करने पर अंत में जो वाला, वाली, वाले या जिसका, जिसकी, जिसके जैसे पदों का आगमन होता है, ठीक है। यानी जिसके अंत में वाला, वाली, जिसका या फिर जिसकी आते हैं वो क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास, और वो एक अलग से अर्थ प्रकट करेगा, ठीक है। जैसे हमने पीछे उदाहरण लिया पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर का हमने उदाहरण लिया, वो क्या था, वो द्विगु समास था, क्योंकि इसमें क्या द्विगु समास नहीं था, वो था आपके पास पीताम्बर जो हमने लिया था वो कर्मधारय समास के अंदर था, लेकिन हम यहाँ पर बहुब्रीहि के अंदर भी पीताम्बर को लेंगे, ठीक है। पीताम्बर का मतलब होता है पीला है जिसका, जिसके वस्त्र, या फिर पीले हैं जिसके वस्त्र, ठीक है। यही चीज हमने कर्मधारय के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। वहां पर क्या था, पीताम्बर के अंदर विशेषण की विशेषता भी होगी, ठीक है, पीले हैं जिसके वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से देखें तो कर्मधारय है, लेकिन यहाँ पर देखें कि जो पीले वस्त्रों वाला को क्या कहते हैं, श्री कृष्ण, क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण। तो यानी कि ये चीजें एक अलग रूप प्रकट, एक अलग अर्थ लेकर आई हैं, तो इसको क्या कहेंगे ना, बहुब्रीहि समास। यानी इसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, कोई पद प्रधान नहीं है, आपको एक अलग पद ही प्रधान मिला है, ठीक है। जो दिया है उसको छोड़कर एक अलग पद जो आपको मिला है वो प्रधान हो तो वो बहुब्रीहि के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। तो याद आपका जो टॉपिक था समास वो कंप्लीट हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने समास की डेफिनेशन और आज की वीडियो में उसके भेदों की डेफिनेशन पढ़ी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।